लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको 12 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, वो हो गए, उनमें डाउट्स हैं? बोलिए, पहले 5 मिनट लगेंगे, उनके डाउट्स लेता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। डाउट्स बोलिए। फर्स्ट 5 में कोई पूछना है? थर्ड, कन्वर्ट वेलोसिटी, ध्यान दीजिए बेटा। डाउट्स, पेज नंबर 10 असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 दीदी ने बोला। क्वेश्चन 3 बेटे यहां पे मैं फटाफट लिखूंगा, पहले क्लास में कहा थी। कन्वर्ट कन्वर्ट अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर इनटू मीटर्स पर सेकंड। 72 किलोमीटर्स पर आवर को आपको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है बेटा। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब यहां पे डायमेंशंस क्या होंगे? L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, मास वाला भी लिखें तो m0 L1 t माइनस 1। ओल्ड सिस्टम में लेंथ के लिए क्या यूज होगा? किलोमीटर। टाइम के लिए क्या यूज होगा? आवर्स। न्यू सिस्टम में लेंथ के लिए क्या यूज हो रहा है? मीटर। टाइम के लिए क्या यूज हो रहा है? सेकेंड्स। मास के लिए कुछ नहीं है। n1 कितना है? 72। n2 कितना है? आई डोंट नो। कन्वर्जन लगाओ। n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b। वैल्यू डालो बेटा। 72 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर्स। और आवर्स को कन्वर्ट करोगे 1 आवर 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड्स, पावर माइनस 1। कैंसिल हो गया सब। 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? ऑनलाइन जिसका डाउट था उसको क्लियर बेटा? और बोलिए। 7 से पहले 5, ये तो क्लास में कराया था बेटा। 60 जूल पर मिनट, आपको क्या बोला था? सामने देख बेटे, 60 जूल पर मिनट है। मैंने आपको क्या बताया था? जूल जो है उसमें आपका सेकेंड्स भी आ जाता है ना, और मिनट अलग से दिया हुआ है। चलेगा, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है ना, डेसिमल को आगे पीछे कर लो। 7 से पहले किसी का? 7 ध्यान दीजिए। 7 कह रहा है कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल्स, वेयर 1 जूल इज इतना। सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी, length beta meter and time gamma seconds. Show that the calorie has a magnitude of 4.2 alpha to power minus 1 beta to power minus 2 gamma to power 2। देख के डर गए होगे, है बड़ा सिंपल सा। आपको क्या बोला? कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। तो पहली बात किसकी कर रहे हैं? एनर्जी की। एनर्जी के डायमेंशंस क्या हुए? m1 L2 t माइनस 2, ये एनर्जी के डायमेंशंस हो गए। Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equal alpha kg. So original mass length के लिए, mass length और time के लिए क्या यूज होगा? kg, meters और second। न्यू mass length time के लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है mass के लिए अल्फा kg, लेंथ के लिए बीटा मीटर और टाइम के लिए गामा सेकेंड्स। यही बोला। एंड शो दैट द कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड इतना। ओके, तो n1 कितना है? 4.2। n2 आपको निकालना है। सो n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c। सिंप्लीफाई कर लो। 4.2 अल्फा टू पावर माइनस 1 बीटा टू पावर माइनस 2 गामा टू पावर 2, यही प्रूफ करना था। ठीक है, और कोई डाउट बेटा 12th तक? 8th और 9th?
8th बिल्कुल ऐसा है जो अभी मैंने किया, देख लेते हैं बेटा। 5 जूल्स तो N1 5 हो गया ना बेटा। देखो रुक जाओ, एनर्जी की बात की है 8th में, एनर्जी के डायमेंशंस कितने हो गए बेटा, M1 L2 T - 2, ABC आ गया 1 2 N - 2। मास लेंथ टाइम ओरिजिनल कितना हुआ, kg मीटर और सेकेंड्स। M2 L2 T2 कितना हुआ, N1 कितना दिया है 5, N2 आपको निकालना है। N2 इज 5 इंटू kg अपॉन अल्फा kg की पावर 1, मीटर अपॉन बीटा मीटर टू पावर 2 एंड सेकेंड अपॉन गामा सेकेंड टू पावर -2। क्या लिखोगे, 5 अल्फा टू पावर -1, बीटा टू पावर -2, गामा का स्क्वायर। जो ऊपर है वो ऊपर लिख दो, जो नीचे नीचे, ऐसे भी छोड़ सकते हो ऐसे भी छोड़ सकते हो। पावर माइनस है बेटा, ऊपर लिखो नीचे फर्क थोड़ा ना पड़ता। ठीक है, और कोई 12 तक? In a unit, if the unit of force is 1 kilonewton, unit of length is 1 meter and unit of time is 100 second, what will be the unit of mass? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये इसका है नहीं, गलती से इसमें आ गया, कोई बात नहीं। यूनिट ऑफ फोर्स बोल रहा है 100 किलो न्यूटन। फोर्स क्या होता है, M1 L1 T - 2, यही होता है, यही होता है। तो यूनिट ऑफ मास कितना होगा फोर्स और उसकी टर्म्स में, वो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ T टू पावर -2। ये दोनों नीचे ले जाऊं तो अब यूनिट ऑफ फोर्स आपको कितना दिया है, 1 किलो न्यूटन, ये दे दिया 1000 न्यूटन। एसआई में सब कुछ एसआई में डालो। और लेंथ का यूनिट दिया है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मींस 1000 मीटर्स, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड्स, सो 100 सेकेंड्स की पावर -2। सिंप्लीफाई करो, 10 टू पावर -4 kg, सब कट जाएगा, 10 टू पावर -4 बचेगा। और मास के यूनिट्स क्या होते हैं एसआई में, kg। सब कुछ एसआई में डालना है। ये गलती से इसमें आ गया, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन है ये डायमेंशंस का। 12 तक और कोई? 10 टू पावर +4 है, नीचे है -4, ऊपर जाके हो गया +4। और कोई बेटा लास्ट तक? चलिए अब आगे देखते हैं, रजिस्टर खोलिए। आज का जो पहला टॉपिक है जिस पे बेस्ड अगली 2 एप्लीकेशंस हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। सबको समझ में आएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहली एप्लीकेशन की हो ना की हो फर्क नहीं पड़ता, जो न्यू बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा, जिनको कल बैकअप्स दिए थे। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है, पहले समझेंगे बेटा 2 मिनट। अब पहले समझेंगे फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले समझो, अगर आप कोई भी 2 क्वांटिटीज को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, कोई भी 2 क्वांटिटीज को आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, चाहे वो कोई भी 2 क्वांटिटीज हो, उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम। कोई भी 2 क्वांटिटीज जिनको आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम। अगर डायमेंशंस डिफरेंट हैं तो आप ना तो ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब लेंथ में अगर आप ऐड करोगे तो ही ऐड कर पाओगे, अगर लेंथ ऐड होगी तो। लेंथ में मास ऐड नहीं हो सकता, लेंथ में टाइम ऐड नहीं हो सकता। आप ये नहीं करोगे कभी भी कि 2 मीटर + 5 सेकेंड्स, पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन हो सकती है बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। सो सिर्फ वही क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हैं, सेम। ये बात समझ में आती है। ये है इसका पहला प्रिंसिपल, लिखिए स्टेटमेंट साथ साथ। फर्स्ट प्रिंसिपल इसका क्या कहता है, ओनली दोज
can be added or subtracted which have same dimensions. सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम. अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो आप क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, कोई भी दो क्वांटिटीज अगर इक्वल होंगी, कोई भी, मैंने बोला x इक्वल टू 5 मीटर्स, तो जो x है उसके भी डायमेंशंस क्या होंगे, मीटर. सो अगर कोई भी क्वांटिटीज इक्वल हैं तो उनके यूनिट्स या डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. सो इफ टू क्वांटिटीज, स्टेटमेंट सेकंड लिखिए, इफ टू क्वांटिटीज आर इक्वल देन they must have same dimensions. कोई भी दो क्वांटिटीज जो इक्वल होंगी उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो दो कॉन्सेप्ट्स, अगर दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी डायमेंशंस आपको क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. कोई भी दो क्वांटिटीज अगर इक्वल होंगी तो भी उनके डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इक्वल. मतलब आप लेंथ में लेंथ को ऐड करो तो आपको लेंथ ही मिलेगा. आप 2l नहीं बोल सकते. क्यों, आप मुझे बताओ. 5 मीटर प्लस 3 मीटर, आपके पास 8 मीटर आता है ना, मीटर स्क्वायर तो नहीं आता ना. तो डायमेंशन तो इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है और इसकी भी लेंथ ही रहेगी ना. इसी तरह से अगर आप लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको लेंथ ही मिलेगा. 5 मीटर में से 3 मीटर माइनस करोगे तो 2 मीटर ही तो आएगा, डायमेंशन तो सेम ही रहेगी. सो कोई भी दो क्वांटिटीज जो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम. दूसरा, कोई भी दो क्वांटिटीज अगर इक्वल हैं तो भी उनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम. तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. ये बात समझ में आती है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? अर्जन, आर्यन, दक्षीश, कनिका, ठीक है. सो ये पॉइंट्स हैं, ये इनको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. इससे हम यूज करते हैं अगली एप्लीकेशन, इसका नाम है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला. कोई फॉर्मूला ठीक है कि नहीं, कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, वो हम चेक करते हैं डायमेंशंस की हेल्प से, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. वी मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ऑफ डायमेंशंस. वेरिफिकेशन करेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं. जैसे, प्लीज पे अटेंशन, नाउ नोबडी राइट्स. सपोज करो मैंने बोला चेक द करेक्टनेस ऑफ f इज इक्वल टू, पहले इजी देता हूं, f इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r. इसमें कौन सी चीज क्या है? F इज फोर्स, m इज मास, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस. ये आपको क्वांटिटीज दी हैं. F इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r. अब आपको क्या करना होगा? मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कीजिए. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ कि आपको चेक करना है कि अगर कोई क्वांटिटीज इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम. क्या कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो वो चेक नहीं होगा. दूसरी क्या चीज बोली? अगर दो क्वांटिटीज इक्वल हैं तो उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम.
तो ये इक्वल तो हो रही है ना, तो हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है और राइट हैंड साइड में जो चीज है, इन दोनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो हम चेक करेंगे डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, m1 l1 t-2। याद की है आज, फोर्स की डायमेंशंस हो गई m1 l1 t-2। आ जाओ डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या है, मास और क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, रेडियस। डायमेंशन डालो, मास की डायमेंशंस क्या हो गई, m, जो जीरो वाली है वो मत लिखो चलेगा। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशंस l1 t-1, जो जीरो है उसको नहीं लिख रहा मैं, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस माने लेंथ, हाँ कि ना। जीरो वाला चाहे तो लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या आएगा m1, ये कितना आएगा l2 t-2, नीचे कितना आएगा l। सॉल्व करें, m1 l1 t-2, दोनों की डायमेंशंस बराबर आ गई, विच इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ LHS। देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। करेक्ट नहीं लिखोगे, डायमेंशनली करेक्ट लिखोगे, क्योंकि करेक्ट है कि नहीं अभी भी आप पक्का नहीं बोल सकते। हां, डायमेंशन वाइज करेक्ट है। अगर डायमेंशन वाइज इनकरेक्ट हो जाए तो वो पक्का इनकरेक्ट है। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है कि वो करेक्ट हो, बट अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो पक्का इनकरेक्ट हो गया। जैसे इसका भी एग्जांपल देखो, आपको बोला चेक करेक्टनेस ऑफ S इज इक्वल टू ut प्लस 7/4 AT स्क्वायर। इसमें कौन सी चीज क्या है, इसमें S है डिस्प्लेसमेंट, U है इनिशियल वेलोसिटी, T है टाइम, A है एक्सेलरेशन। अब आपको ये फॉर्मूला फेमिलियर हो, आप इस फॉर्मूले से, क्या होता है ये, करेक्ट है ना, इनकरेक्ट है ना, ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है ना, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, पर डायमेंशनली ये करेक्ट है। तो इसीलिए डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब जरूरी नहीं है वो पक्का करेक्ट हो सकता है कि वो करेक्ट हो जाए। तो इसीलिए वर्ड में कभी भी करेक्ट मत लिखना, क्या लिखना, डायमेंशनली करेक्ट। जैसे इसको करता हूं पहले, अब इसमें देखो प्लस भी इन्वॉल्व है, माइनस भी इन्वॉल्व है, प्लस इन्वॉल्व है, तो इसमें आपको इन दोनों की डायमेंशन निकालनी होगी। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के लिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड के निकालते हैं, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, तो m0 l1 t0। आगे आ जाओ डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड के लिए आपको दोनों की निकालनी पड़ेंगी। पहले निकालोगे डायमेंशंस ऑफ ut, u मतलब वेलोसिटी l1 t-1 और t मतलब टाइम, कंबाइन करो क्या बना, m0 l1 t0। इसी तरह से आ जाओ डायमेंशंस ऑफ 7/4 AT स्क्वायर, 7/4 पांडेज बढ़ गया, डायमेंशनलेस, A एक्सेलरेशन l1 t-2, टाइम का स्क्वायर, कंबाइन करो m0 l1 t0। दोनों सेम डायमेंशन के हैं कि नहीं, सो दोनों ऐड होंगे। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड क्या होगा, लेंथ, दूसरा टर्म भी क्या है, लेंथ, रिजल्ट कितना आया, लेंथ सेम है, विच इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ LHS। Therefore, formula is dimensionally correct। बात समझ में आ गई। 7/4 का कोई रोल नहीं, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। और देखो, सपोज आपको बोला होता चेक करेक्टनेस ऑफ F इज इक्वल टू 6 pi eta r square v।
कौन सी टर्म क्या है? F इज अगेन फोर्स, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखवाया था, R इज रेडियस एंड V इज वेलोसिटी. सो पहले आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे. डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? फोर्स. फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t-2. आ जाओ डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड पे. इसमें प्लस माइनस इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट डायमेंशन निकलेगी. ईटा के डायमेंशंस, आर स्क्वायर के डायमेंशंस और वेलोसिटी के डायमेंशंस, ये तीन मल्टीप्लाई होंगे. ईटा के डायमेंशंस क्या थे? m1 l-1 t-1. आर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब l1 t-1. मल्टीप्लाई करो m1 l2 t-2. हाँ कि ना? ये राइट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. देयरफॉर फॉर्मूला इज इनकरेक्ट. ये पक्का इनकरेक्ट है. तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब पक्का नहीं है कि वो करेक्ट हो, डायमेंशनली है. पर अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 100% गलत फॉर्मूला है. फिर तो एक किसी भी हालत में ठीक हो ही नहीं सकता. समझ में आ गई बात? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा? जी बेटा. आरएचएस में दो टर्म्स दिए होंगे तो पहले दोनों को निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना है. अगर वो दोनों सपोज ऐड हो रहे हैं और दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोला चेक करो इस फॉर्मूले को, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर. अब इसको चेक करना है. इसमें आर एच यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. ए क्या है? एक्सेलरेशन. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. अब पहले आरएचएस पे आओ. u के डायमेंशंस कितने हो गए? l1 t-1. at स्क्वायर के डायमेंशंस कितने हो गए? एक्सेलरेशन क्या होता है? l1 t-2 और t स्क्वायर के कितने हो गए? t2. कितना बचा? l. बराबर नहीं है, मतलब u के डायमेंशंस at स्क्वायर के बराबर नहीं है. देयरफॉर आप आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐड ही नहीं हो पाएंगे. देयरफॉर फॉर्मूला इज इनकरेक्ट. बिल्कुल है. अगर वो सेम हो जाए तो ऐड होके सेम आएगा और फिर वो एलएचएस के बराबर होना चाहिए. सो दोनों क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए. ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी डायमेंशन सेम चाहिए और दोनों साइड इक्वल टू में भी डायमेंशन सेम चाहिए. आ गई समझ? बैक कर रहा हूं, प्लीज इतना लिखो पहले, 2 मिनट है आपके पास. आगे ध्यान दीजिए. और कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें? आगे के पॉइंट समझने से पहले सम एडिशनल डायमेंशंस, मैं बोल रहा था ना हर थोड़ी क्लास में बताऊंगा. एडिशनल डायमेंशंस कौन कौन सी है आज के एक्स्ट्रा में? पहली जो आज की एक्स्ट्रा है वो है आपकी स्ट्रेस. स्ट्रेस कुछ नहीं होता, प्रेशर ही होता है. ये होता है फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस बोलो प्रेशर बोलो एक ही बात है. तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? m1 l1 t-2 फोर्स के डिवाइडेड बाय एरिया के कितने होते हैं? लेंथ का स्क्वायर. कंबाइन करो क्या बनेगा? m1 l-1 t-2. दूसरा आज का, इसका नाम है स्ट्रेन. इसको बोलते हैं स्ट्रेन. स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन से मेरा मतलब हो सकता है ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो सकता है ये चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया हो
हो सकता है ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो। जो भी होगा, जो यूनिट ऊपर होगा वही यूनिट नीचे होगा, तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, m0 l0 t0। दो बात समझ में आई। तीसरा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके दूसरे, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके दूसरे नाम है यंग्स मॉड्यूलस, इसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा नाम है बल्क मॉड्यूलस, इसको कैपिटल K से नोट करते हैं। चौथा नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको भी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वही विस्कोसिटी वाला। पेपर में लिखा होगा कि एक ईटा अगर आया तो ये कौन सा ईटा है, वो लिखा होगा। ये जो भी हो, इन सबका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कौन सा है, प्रेशर, और स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं है, तो इसके भी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, प्रेशर वाले ही हो जाएंगे ना, जो प्रेशर के डायमेंशन से सेम। ठीक है। इसके अलावा आज के फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1 टाइम पीरियड। इसके बनेंगे m0 l0 t-1, ये होता है कौन सा, फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा लास्ट आज का, इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये होता है h। प्लैंक्स कांस्टेंट ये है h। h कहां से बना, ये होगा E इज इक्वल टू h न्यू। E इज एनर्जी, सो h बना एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का m1 l2 t-2, फ्रीक्वेंसी का t-1। सॉल्व करके आया m1 l2 t-1, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम, और टाइम का क्या हो जाता है, t-1। नीचे उल्टा करेंगे ना, सिंबल न्यू ऐसा, ये v ऐसे लिखते हो ना, ऐसे स्टाइलिश v कर दो, न्यू ऐसे, ये सिंपल है न्यू। इसको लैंग्वेज में बोलते हो न्यू। एक होता है म्यू, ये होता है म्यू, बिल्लियों ने बनाए हैं म्याऊ म्याऊ। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस है जो काम आएंगे। ठीक, 2-3 ही अब एक्स्ट्रा और हैं, अगली क्लास के लिए उनको छोड़ेंगे। धीरे 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 धीरे, मैंने बोला हर क्लास में 3-3 4-4 5-5 करेंगे एक्स्ट्रा, ये वो हैं। पहले वाले सबने याद किए अच्छे से जो डायमेंशंस थे। ठीक है, ऑनलाइन सबने सबको क्लियर है ये, प्लीज इसको फटाफट लिख लीजिए, हो जाएगी तो आगे करते हैं। नेक्स्ट, अभी उसी के अब क्वेश्चंस और करते हैं। वो वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल। इसमें एक टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं एंगल्स पे बेस्ड, ध्यान देना बेटा। डायमेंशंस की बात अगर मैं करूं, डायमेंशंस ऑफ एंगल वो हमेशा क्या होंगे, m0 l0 t0। बताया था ये पहले, ये काम आएगा, मतलब एंगल जो होगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एंगल हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस। इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो is also dimensionless। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिए, मैंने बोला चेक द एक्यूरेसी ऑफ y इज इक्वल टू a sin vt
प्लीज पे अटेंशन, किस चीज का क्या मतलब है पहले। y कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, a है एम्पलीट्यूड जिसका नाम है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है डिस्प्लेसमेंट ही, तो ये लेंथ हो गई। v क्या है, वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम दिया होगा। कौन सी चीज क्या है, गिवन होगा। ठीक है, नाउ चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री दिख जाए, सबसे पहली चीज आप चेक करते हो कि एंगल डायमेंशनलेस होना चाहिए। आगे की चेकिंग तो बात की बात है, पहला स्टेप क्या होगा, एंगल की डायमेंशन चेक करो। तो सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ वीटी चेक करूंगा। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, और टाइम की टी, ये बचा लेंथ। देयरफॉर सिंस एंगल इज नॉट डायमेंशनलेस, एंगल इज नॉट डायमेंशनलेस, therefore formula is incorrect। आगे कुछ चेक ही नहीं होगा। एंगल का डायमेंशन ना होना बहुत जरूरी है, तभी आगे चेकिंग होगी। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि एंगल का डायमेंशनलेस होना कंपलसरी है, उसके बाद ही कुछ और चेक होगा। जैसे सपोज इसी में ही आपको बोला होता y इज इक्वल टू a साइन न्यू टी। अब क्या होगा, सबसे पहले एंगल के चेक करोगे, डायमेंशंस ऑफ एंगल, डायमेंशंस ऑफ न्यू टी। न्यू के कितने हो गए, t-1, अभी पिछले पेज पे लिखे, और टाइम के कितने, t आ गया, m0 l0 t0, टाइम खत्म हो गया ना यहां पे। तो एंगल क्या है, डायमेंशनलेस है, एंगल डायमेंशनलेस है। मतलब अब आगे का स्टेप चेक करोगे। अब डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड माने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या हो गए, लेंथ। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड पे आओ, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या हो गए, एम्पलीट्यूड माने डिस्प्लेसमेंट, और ये डायमेंशनलेस है। तो आंसर सेम आ गया, दोनों सेम है, विच इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। बात समझ में आ गई। सो पहले आप क्या चेक करोगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्री दिखे सबसे पहली चीज आप चेक करोगे डायमेंशंस एंगल की, उसके बाद कोई दूसरा स्टेप। जैसे एक और देखो, सपोज मैंने बोला चेक करना है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी प्लस कॉस 2 पाई t बाई टी। गंदा सा देखने में, इतना भी नहीं है। मैंने क्या बोला, एंगल को चेक करो, कहां है एंगल, ये रहा एंगल, और ये रहा दूसरा एंगल। सो डायमेंशन ऑफ 2 पाई टी बाई टी, 2 पाई भाड़ में जाए, ऊपर वाले टाइम का t हो गया, नीचे वाले टाइम का t हो गया, ये हो गया m0 l0 t0। एंगल डायमेंशनलेस है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, तो ना इसका कोई डायमेंशन ना इसका कोई डायमेंशन, पांडेज पड़े। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, L। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, एम्पलीट्यूड का डायमेंशन और वो ट्रिग्नोमेट्री का डायमेंशन। लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए मैं क्या कर रहा हूं। इसके डायमेंशन लेंथ, इसके डायमेंशन m0 l0 t0। ट्रिग्नोमेट्री है ना, दोनों डायमेंशन लेस है, ऐड होके डायमेंशन लेस ही रहेगा। ओवरऑल क्या आया, लेंथ ही तो आया, विच इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ LHS। देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आई सबको बात, क्लियर। सो इसमें ये दो वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं,
3 वैरायटी के रादर। पहला क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले टाइप का बताया, जिसमें आपको लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वेशन दी होती है, आप सीधा सीधा डायमेंशन डालते हो, चेक कर लेते हो, अगर बराबर आ जाए तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, अगर ना आए तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप आप एंगल्स को चेक करोगे। अगर एंगल डायमेंशन लेस आए तो आगे का स्टेप चेक होगा, अगर एंगल डायमेंशन वाला आ जाए खत्म वहीं पे क्वेश्चन, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो प्लीज इसको लिख लीजिए, आज का होमवर्क भी लिख लीजिए। आज का होमवर्क छोटा सा ही दे रहा हूं, ज्यादा नहीं है, एक मिनट देना बेटा असाइनमेंट। आज का होमवर्क है असाइनमेंट में पेज नंबर 11, पेज 11, टॉपिक नंबर नहीं है 1.9.2 प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक। इसमें एक डायमेंशन आपको और मिलेगी, वो भी लिख लो, फिर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक एडिशनल डायमेंशन 2 और लिखो, एक है ये लास्ट 2 हैं, इसके बाद अब कोई और नहीं दूंगा। एक है स्टीफेंस कांस्टेंट, कल किया था ना, स्टीफेंस कांस्टेंट, ये होता है सिग्मा। ये इसके क्या डायमेंशन है, पहले इसके यूनिट्स बताओ, लास्ट टाइम किए थे, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, याद है? मैंने इससे डायमेंशन निकालने सिखाए थे आपको। जूल क्या होता है? जूल होता है m1L2T-2, पर सेकेंड मतलब T-1, पर मीटर स्क्वायर मतलब L-2, और केल्विन को कुछ नहीं छेड़ना। सो ओवरऑल रिजल्ट इसका क्या बनता है? m1L0T-3 केल्विन की पावर -4, यह आता है स्टीफेंस कांस्टेंट। और लास्ट है वीन्स कांस्टेंट, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, बंदर वाला B। इसका फॉर्मूला और भी आसान है, लैम्डा इज इक्वल टू B बाय कैपिटल T, और इसमें कौन सी टर्म क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी? लेंथ होगी। और T इसमें है टेम्परेचर, T टाइम नहीं है इसमें T है टेम्परेचर। तो ये जो B हुआ, ये कितना हुआ? लैम्डा इंटू T। तो B के डायमेंशंस क्या हो गए? लैम्डा के L, टेम्परेचर के केल्विन LK, L1 K1, मतलब पूरा लिखूं तो M0 L1 T0 K1, ये इसके B के डायमेंशंस हो गए। ठीक है, सो ये कुछ डायमेंशंस जो आज मैंने एडिशनल लिखवाए, ये इसके क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है आज? ये होमवर्क जितना मैंने आज क्वेश्चंस कराए, इनको रिपीट कीजिए, जो एडिशनल डायमेंशंस बताई उनको याद कीजिए, जो पहले की डायमेंशंस हैं उनको भी याद कीजिए, और ये काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।